हेलो एवरीवन, पार्थ गोयल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ अपना, जिसने मुझे नीट का टॉपर बनाया है, जिसने मुझे लाखों लोगों के सामने फेमस किया है, जिसने मुझे खूब सारी रिस्पेक्ट दिलाई है। अब ये एक तुम बोलोगे भैया ऐसा क्या खतरनाक सा है, बट बिलीव मी ये बहुत सिंपल सी बात है, वो है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड होती है। हमें लगता है एनसीईआरटी पढ़ने को बोला है सर ने, अच्छा ठीक है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बस रीडिंग मार लेंगे, हो जाएगा काम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एनसीईआरटी एक बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से तुम्हें रीड करनी पड़ेगी, तब जाके ही तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कैसे एनसीईआरटी रीड करनी एकदम फन वे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी एनसीईआरटी है, क्लास 12 की। देख रहे होगे तुम क्या हालत हो चुकी है, और ये मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी। तो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें एक पर्टिकुलर चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है और कॉमनली बच्चों को उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम लोग भी मेरे साथ साथ अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी की किताब खोल के बैठ जाओ फटाफट से। चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैरा। In the previous chapter, you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. पहली दो लाइन से हमें समझ में आता है कि अभी तो इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में मुश्किल है आना। बस एक चीज हमें समझ में आ रही है कि मेंडल ने कुछ फैक्टर दिया था जो कि इनहेरिटेंस का उसने क्लियर नहीं बताया था कि ये इनहेरिट कैसे होते हैं। Anyway, over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating to the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material, at least for the majority of organisms. In class 11th, you have learned that nucleic acids are polymer of nucleotides. यहाँ तक का अगर तुम पैरा देखोगे तो हमें कुछ क्लास 11th की बातें बताई जा रही हैं, पिछले चैप्टर की कुछ बातें बताई जा रही हैं। ये बताया जा रहा है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये बात ऐसी है कि हमें पता होता है काफी हद तक, तो अगर नीट इस पे क्वेश्चन पूछता भी है तो हमें पता है। तो नेक्स्ट हम पैरा पे आते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स। यहाँ पर पहली लाइन आती है जो थोड़ी सी ऐसी है कि समझना जरूरी है कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं और कोई जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। ये नीट पूछ सकता है, हालांकि बहुत बेसिक सवाल है, बट फिर भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द चीज है एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ सेकंड लाइन पे आता है डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम डीएनए है, ठीक है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। इसी लाइन है ये भी है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है आराम से, और तुम गलत भी कर सकते हो। पूछो कैसे। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल ऐड करता है सम वायरसेस में, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देना चाह रही है कि आरएनए डू नॉट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा। आगे चल के हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए नीट में कि वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। अब पहली बार तो डरना नहीं है, नॉट इनकरेक्ट कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट में लिखेगा कि आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम बैक्टीरिया, और तुम वहां पे एग्जाम के टाइम पे सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार होता है कि नहीं होता है, सोचा नहीं कभी, पढ़ा नहीं कभी। ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब जब तुम पढ़ रहे हो तो सर्च करना होगा कि क्या बैक्टीरिया में या प्रोटिस्टा में या एनिमेलिया में या प्लांटी में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। जब तुम क्लियर हो जाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा केवल कुछ वायरसेस ही हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, बाकी और दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिजम्स में वो एक्ट नहीं करता है। तो अगली बार से अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम प्रोटिस्ट, तो वहां का आंसर होगा फॉल्स। ये वो तरीका है जिससे हमें एनसीईआरटी को रीड करना है। आगे भी उसमें लिखा हुआ था कि मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। यहां से भी नीट एक क्वेश्चन निकाल सकता है, पूछो कैसे। तुम अगर इसके बाद वाली लाइन पढ़ोगे, आरएनए हैज सम एडिशनल रोल्स एज वेल, इट फंक्शन एज एन अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, बट मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। तो नीट कैसे सवाल बनाएगा, आरएनए मोस्टली फंक्शन एज अ, चार ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन मैसेंजर, दूसरा ऑप्शन अडेप्टर, तीसरा ऑप्शन स्ट्रक्चरल और चौथा ऑप्शन कैटालिटिकल। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन एनसीईआरटी में साफ दिया है और इस तरीके से नीट क्वेश्चन बनाता है और इस तरीके से हमें एनसीईआरटी रीड करनी है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अभी इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये हम पूरा पैराग्राफ इग्नोर करें क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर आए द डीएनए वाली जो हेडिंग है वहां पे तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे। यहाँ अगर लाइन से हम पढ़ें, दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरियोफेज नोन एज 174 एस 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कोई अगर फैक्ट दिया ये डायरेक्टली नीट में आ सकता है। नेक्स्ट अगर तुम पढ़ोगे बैक्टीरियोफेज लैम्डा है 48502 बेस पेयर्स, यहाँ पर नीट ट्रिकी सवाल पूछ सकता है। पूछो कैसे। नीट पूछेगा कि हाउ मेनी बेसिस आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज, और वहां पे ऑप्शन देगा 48502 और तुमसे टिक मार के आ जाओगे। होता है ऐसा कि नहीं होता है, तुम मुझे बताओ।
इसका आंसर क्या होगा? अगर अब बेसिस पूछे तो जी हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इसमें इक्वलाई के बेस पेयर दिए हैं। ह्यूमन का दिया है कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन है 3 × 10⁹ बेस पेयर। अब यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट है ह्यूमन का, तो डिप्लॉइड कंटेंट पूछ सकता है वो। डिप्लॉइड कंटेंट में बेसिस पूछ सकता है वो पूछ सकता है स्पर्म में कितना बेसिस होते हैं, वो पूछ सकता है कि नॉर्मल चीक सेल में कितना होते हैं। इस तरीके से नीट जो उसमें दिया है एनसीईआरटी में, उसको मोल्ड करके पूछता है। और ये एनसीईआरटी की किताब ही तुम्हें इतनी भारी पड़ जाएगी कि तुम और तो भूल जाओगे। इसी को अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब होता है, जब हम बोलते हैं कि कोई भी यूट्यूबर या मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है, तो उसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से पढ़ना है। ये चैप्टर थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है। अभी वीडियो स्किप करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, आगे मैं तुम्हें और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे कि चैप्टर का हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर का अगर तुम स्टार्टिंग का पोर्शन देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट समझाएगा जो मेंडल द्वारा दिया था। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं, जैसे तुम अगर पढ़ोगे तो सिंपली तुम पढ़ते जाओगे और उसमें से तुम क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं निकालोगे। लेकिन अगर तुम नीट में जाकर के देखोगे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट में भी नीट ने क्वेश्चंस निकाल के पूछे हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं कैसे। एक पुनेट स्क्वायर तुमने सुना होगा, अगर तुम क्लास 12th में तुमने पढ़ रखा है चैप्टर। नीट में ये पूछा गया था कि जो पुनेट स्क्वायर था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो कहाँ का ओरिजिनेट था। स्पेनिश का था, ब्रिटिश का था, चाइनीज था, अमेरिकन था। 2018 का सवाल है, तुम जाके देख सकते हो। ये इसी टेक्स्ट में दिया है। तुम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन खोलोगे, यहाँ पे तुम पेज पलटोगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल से यहाँ पे दिख पाएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इसी में अगर तुम सेकंड पेज नंबर पे जाओगे तो मेंडल के बारे में बताया गया कि जॉर्ज मेंडल थे, उन्होंने हाइब्रिडेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। तो कब से कब तक किया था, ये नीट में 2018 में पूछा जा चुका है, तुम जाके फिर देख सकते हो। और ये यहाँ पे दिया हुआ है। नीट में साइंटिस्ट के नेम और इवन ईयर्स भी आते हैं, फैक्ट है। नीट कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट में से भी फैक्ट्स उठा करके पूछता है। कॉन्सेप्ट्स नीट के पेपर में बहुत कम आते हैं, स्पेशली बायोलॉजी में पूरा का पूरा फैक्चुअल पेपर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छी बात भी है ये और बुरी बात भी है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें नीट निकालना है, हमें अच्छे मार्क्स लाके अच्छे कॉलेज में जाना है। उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। जब मैं बोलता हूँ तुम लोगों से कि एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब ये होता है। एक लाइन मतलब ये नहीं कि जो इंट्रो है उसकी जो स्टार्टिंग में 3-4 लाइन है वो इंपॉर्टेंट उन्हें याद कर लो, नहीं। वो तुम्हें दिख जाएगा कि क्या पे क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फैक्ट है, अगर कोई फिगर है, वो इंपॉर्टेंट है। कोई नंबर दे रखा है कि इतने बेस पेयर इसमें होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कोई बात दे रखी है कि आरएनए इज मोस्टली एक्ट एज अ मैसेंजर, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हो, बिलीव मी, तुम्हें 360 में 360 लाने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमें तो पता ही नहीं था, अब केवल 5 महीने बचे हैं, क्या हम इस तरीके से भी एनसीईआरटी पढ़ें। देखो मुझे पता है इसमें बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे तो अगर तुम चाहते हो कि ये जो बात है ना कि कैसे पढ़ना है, उसमें मैं तुम्हें एक तरीके बता दूं या किस तरीके से तुम्हारे को इजी बना दूं इसको पढ़ना, तुम मेरी बायो हैक यूज़ कर सकते हो। मैंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखा है। मैंने इसी तरीके से ये जो मैंने बताया ना तुम्हें बातें, इसी तरीके से उसमें क्वेश्चंस बनाए हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की कैसे लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, कहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। मैंने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेंशन कर रखे हैं, मैंने उसमें डायग्राम्स अनलेबल्ड दे रखे हैं, सब कुछ है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिलीव मी, पूरा का पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में बना करके दिया है बच्चों को। मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे ऐप पर तुम्हें मिल जाएगा, तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम डाउनलोड कर सकते हो। मज़ा आ जाएगा तुम्हें, तुम जाकर के देखो एक बार। बाकी तुम अपना चाहो अपना भी बना सकते हो, और तुम्हें मैंने बता तो दिया ही है कि कैसे तुम्हें पढ़ना है। तो यही पूरी बातें थी। होप तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो, मज़ा आया होगा देखने में। अगर तुम्हें अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगे, ऐसा भी लगा है कि थोड़ा बहुत भी मैंने तुम्हें हेल्प किया है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि कैसे तुम अगर पढ़ाई नहीं करते हो नीट के लिए, तो तुम 1 लाख पर डे लूज कर रहे हो, मेरी ये वाली वीडियो देखो। बाय।